Assalamu alaikum. In the last lecture, we discussed about the balanced diet, basal metabolism, anti-nutritional factors, factors which affect the nutritional needs, factors affecting the food habits. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स को, और प्रोटीन्स हमने स्टार्ट की हुई थी। और प्रोटीन्स में हमने देखा था कि उसकी दो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होती हैं, सेकंड क्लास प्रोटीन्स होती हैं। और हमने अब देखना है कि इसमें ना एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो 9 होते हैं, और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं? 13 होते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो वो कितने होते हैं? वो 9 होते हैं। ठीक है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और कहते हैं कि जो अडल्ट होते हैं ना उनके लिए 8 होते हैं। ठीक है, 8 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो होता है ना हिस्टिडीन होता है। इन्होंने स्टार लगा के बताया हुआ है, दिस इज़ एक्स्ट्रा। ये चिल्ड्रन के लिए होता है, ये अडल्ट्स के लिए होता है। तो अडल्ट्स के लिए 8 है और चिल्ड्रन के लिए 9 है, बिकॉज उसमें हिस्टिडीन भी ऐड हो जाती है। उसके बाद आता है कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये 9 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो ये इसमें से जो PML है उसको सबसे पहले देखना है हमने। PML कौन से हैं, आपको कौन से नज़र आ रहे हैं? ये वाले, फिनाइलएलेनिन। ठीक है, M फॉर मीथ्योनिन, L फॉर ल्यूसीन, लाइसिन को नहीं लेना। अब ये जो 3 है ना, फिनाइलएलेनिन, मेथियोनिन और ल्यूसीन, ये एक्चुअली जो है 2.2 ग्राम्स मतलब चाहिए होते हैं ना। तो इनकी है कि इनको सबसे पहले डिस्कस करने का ये था कि ये ज़्यादा होते हैं, मतलब मोस्ट जो हमारे पास मैक्सिमम जिनकी अमाउंट है वो 2.2 ग्राम्स PML की है। उसके बाद आते हैं जो लीस्ट आता है। जब आपने किसी चीज़ को याद करना होता है ना तो इस तरह याद किया करें, मैक्सिमम कौन से हैं उनको सबसे पहले देख लिया करें, मिनिमम कौन से हैं उनको रख लिया करें, फिर दरमियान में जो आ जाते हैं उनको ऐसे ऐसे याद कर लिया करें। तो अब उन्होंने बताया हुआ है कि जो है सबसे लीस्ट जो है वो कौन सा होता है? ट्रिप्टोफेन होता है। ट्रिप्टोफेन जो है इसकी लीस्ट अमाउंट कितनी होती है? 0.5 ग्राम्स। ठीक है, 0.5 ग्राम्स। उसके बाद आते हैं 2.2 इज़ मैक्सिमम, 0.5 ग्राम्स इज़ मिनिमम। उसके दरमियान में आ जाएगा वी हैव दिस, जिसमें है 1 ग्राम्स वाला। 1 ग्राम्स वाला कौन सा है? थ्रियोनिन। ठीक है, एक ट्रिप्टोफैन था जो 0.5 ग्राम्स था, दूसरा जो टी है ना वो 1 ग्राम्स वाला है। बाकी ये रह गए हमारे 3, वेलिन, लाइसिन। ठीक है, वेलिन, आइसोल्यूसिन और जो लाइसिन है ये रह गए हैं ना। तो इनमें से जो है अगर हम बात करें 1.4 ग्राम्स वाला आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन इज़ 1.4 ग्राम्स। ठीक है, तो ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, इनको ऐसे याद करें, 0.5 ग्राम्स, 1 ग्राम्स फॉर द थ्रियोनिन, फिर आइसोल्यूसिन। अब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आइसोल्यूसिन इज़ 1.4 ग्राम्स, और बाकी जो आपके रह गए ना लाइसिन और वेलिन, इनका सेम है 1.6 ग्राम्स। तो सबसे मैक्सिमम किसका है? 2.2 ग्राम्स का PML। सबसे लीस्ट किसका है? ट्रिप्टोफैन का 0.5 ग्राम्स। उससे ज़्यादा किसका है? थ्रियोनिन 1 ग्राम्स। उसके बाद किसका है? आइसोल्यूसिन 1.4 ग्राम्स, और 1.6 ग्राम्स किसका होगा? लाइसिन और वैलिन का। सो इस तरह से आपने ये याद कर लेने हैं। फिर आ जाता है वी हैव द फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स में से जो अमाउंट चाहिए होती है वो 90 to 130 मिलीग्राम्स चाहिए होती है पर डे। अब आपने दोबारा से रिवाइज़ कर लें, जो फाइबर्स थे वो कितने थे? 40 ग्राम्स। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा था 300 मिलीग्राम्स। ठीक है, फिर हमने देखे थे अपने प्रोटीन्स जो कि 50 to 60 ग्राम्स थे। ठीक है, और उसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं जो मिलीग्राम्स में है और कार्बोहाइड्रेट से कम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 300 मिलीग्राम्स थे, तो ये 90 to 130 मिलीग्राम्स पर डे हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उसमें CHO था, जो प्रोटीन्स थी उसमें ये था कि N भी ऐड हो गया था। ठीक है, और S भी ऐड हो गया था प्रोटीन्स के अंदर। अब जो फैट्स होती है ना, इसमें ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले होते हैं ना, CHO वो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि O कम होता है। ठीक है, मतलब O वाला कम होता है, बाकी C और H जो होते हैं ना वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है वो ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, उसमें से अब ये होता है कि जो इसके सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं फ़ैट्स के ना। तो फ़ैट्स जो इनके सोर्सेज होते हैं वो एनिमल फ़ैट्स होते हैं, वेजिटेबल और अदर सोर्सेज होते हैं। लाइक एनिमल फ़ैट्स में वी हैव दी, ये जैसे फ़िश हो गई, फिर ये नट्स हो गए इसमें से, और जो है फिर ये जैसे आपको नज़र आ रही है फ़िश। ठीक है, फिर ये पीनट्स हैं, बटर है, कुकिंग ऑयल है, मीट है। मीट वैसे प्रोटीन में भी होता है, और ये ऑयल्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला दिस इज़ एक्चुअली एनिमल फैट। ये जो ऑयल निकल रहा है दिस इज़ एक्चुअली द प्लांट फैट। और ये दरमियान वाला अदर सोर्सेज में नट्स वगैरह आ जाते हैं। इनके क्या हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं फैट्स के? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा था 9 कैलोरीज जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम।
और जो फ्यूल वैल्यू इनकी होती है, और विज़रा को ये प्रोटेक्शन देते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये एक्चुअली हमें थोड़ी सी वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, थर्मल इंसुलेशन अगेंस्ट द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस। अब जो फैट्स होते हैं ना, ये इसके अंदर ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, और फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स इनमें होते हैं फैट्स के अंदर ना। और इनकी जो है हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो विजिबल फैट्स होते हैं और इनविजिबल फैट्स होते हैं। लाइक बटर के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है कि यार ये फैट्स वाले हैं, अगर ये वाले जो बाकी होंगे इनविजिबल फैट्स, वो छुपे हुए फैट्स होंगे, मीन्स आपको जो है उसमें नज़र नहीं आ रहा होगा कि इसके अंदर फैट छुपा हुआ है, ठीक है, मतलब कि वो हमें नेकेड आई में नज़र नहीं आ रहे होते ना, फैट्स अंदर छुपे होते हैं। फॉर एग्जांपल नट्स में, एग्स में, सीरियल्स में, पल्सेस में अंदर उनके फैट्स होते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होते, ठीक है। तो विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स और दूसरे होते हैं हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स, उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली द, अगर आप यहाँ पे देखें तो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये मोस्टली एनिमल फैट्स होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये प्लांट फैट्स होते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, उनमें सिंगल कार्बन बॉन्डिंग होती है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग सिंगल होती है। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो है वो डबल होती है, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में। और ये है कि इसका ये आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम ऑयल को जो है घी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ऑयल, और जिसको हमने घी में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड करना है अनसैचुरेटेड फैट को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो सैचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, जिसमें उनका डबल कार्बन बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा हाइड्रोजन ऐड करने से ना, तो उनका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल कार्बन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस। कुछ होते हैं जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ना, एसेंशियल फैटी एसिड्स को मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है LLA। इसमें कौन कौन से होते हैं, लिनोलेक एसिड होता है, लिनोलेनिक एसिड होता है, और रेकेडोनिक एसिड होता है। ये तीनों एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। ओवरऑल इसमें से हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और फैट्स एंड डिजीज़ में ये है कि लिखा हुआ है कि नॉट मच इंपॉर्टेंट, आपको खुद भी पता है कि फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करने से ओबेसिटी होती है, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ होती है, क्वार्शियोकर होता है, कैंसर की तरफ पेशेंट जा सकता है, और फ्रेनोडर्मा होता है ड्यू टू द लैक ऑफ दीज एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक हो गया। देन वी हैव द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वाइटामिन्स आपको पता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी हमें थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और ताकि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है और वो एक तो अच्छा रहे, और ये प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है इनकी डेफिशिएंसीज भी हो जाती होती हैं हमारे अंदर। अब ये फैट सोल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, और दूसरे होते हैं वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स। फैट सोल्युबल तो आपको ईजिली याद हो जाते हैं, ADE K। तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है विटामिन ए इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर आवर विजन, ठीक है, विजन में हेल्प करते हैं ये। विटामिन डी जो होता है ये हमारी बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन ई जो होता है ये हमारी हार्ट के लिए हेल्पफुल होता है, कोलेस्ट्रोल जो है उसको कम करता है, ठीक है। जस्ट लाइक हमने कौन से देखे थे, जो फाइबर्स थे, ठीक है, फाइबर्स जो सॉल्युबल फाइबर्स थे वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्पफुल हो रहे थे। इसी तरह विटामिन ई भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्पफुल होता है। विटामिन के आपको पता है कि ये हमारे कोगुलेशन फैक्टर्स में टेक पार्ट करता है। फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन आ जाते हैं, और ये सबको भूल जाते होते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B9 होता है, और B12 होता है, और C होता है, B4 नहीं है। B1 क्या होता है, थायामीन, ठीक है, इसको आपने हमेशा याद रखना है, जो B1 है वो थायामीन सबसे ऊपर आ रहा होता है। फिर B2 को याद करने का तरीका ये होता है कि B2 टू और राइबू, ठीक है, टू बू, टू राइबू, ऐसे याद रख लें, ठीक है। और B3 जो होता है ये नियासिन होता है, थर्ड नंबर पे आता है। और उसके बाद B5 होता है, इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट ये होते हैं जो शुरू वाले होते हैं ना, B1 B2 B3, और पेंटोथेनिक एसिड को इतना जिक्र नहीं किया जाता। B6 जो होता है ये पायरिडॉक्सिन होता है, ये तो आपको पता होगा, ये हम पढ़ते रहते हैं। और फिर B7 जो होता है इट इज़ बायोटिन। B9 होता है फॉलेट, इसका भी आपको पता होगा। B12 भी आपको पता होगा, कोबैलामिन होता है। B6 B9 B12 ये तो आपको पता होंगे। और C जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका भी आपको पता होगा। अब ना इसको हम इधर डिस्कस कर, जो आपकी एक्सेल में टेबल बना हुआ है ना वाइटामिन्स का एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो हमने MCQs के लिए प्रिपेयर करना है एक्चुअली। इसमें से MCQs आ सकते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है कि मोस्टली हमारी विजन के लिए हेल्पफुल होता है, और इसके अलावा ये हमारी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है उनको एक्चुअली मतलब करता है। ये ना इंपॉर्टेंट MCQ होता है, पूछते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कौन रेजिस्टेंट होता है ना,
तो मतलब हमारे अंदर इन्फेक्शंस ना हो जाए, उसके लिए विटामिन ए बहुत हेल्पफुल होता है, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये उसके बाद विटामिन डी के फंक्शन को देख लेते हैं कि वो हमारी कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए हेल्पफुल होता है, मैंने बता दिया। विटामिन ई जो होता है ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ होता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो विटामिन ई होता है। विटामिन के जो होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड करवाता है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। अब इनकी सोर्सेज की बात करते हैं। जो विटामिन ए होता है ना, ये इसका UQ भी आया हुआ है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए। तो एनिमल सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जो एनिमल सोर्सेज होते हैं उनमें से आप ना कुछ भी लिख दो, दूध, अंडे, बटर, क्रीम, घी, ये जो दूध की चीज़ें होती है ना, ये सारी लिख दो। और प्लांट सोर्सेज में हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लिख दो, ये आपके सबसे पहले ना आने चाहिए। टोमेटोज़, कैरेट्स, ठीक है, इनमें होता है। लाल लाल टमाटर, लाल लाल कैरेट, उनमें ये होता है। इस तरह से याद कर लो। चलो, उसके बाद ये है कि इन जो है विटामिन डी, उसकी हम सोर्सेज की बात करते हैं। तो विटामिन डी भी जो है ना सेम वही है, मिल्क, बटर, एग यॉक, फिश ऑयल, घी, ठीक है, इस तरह लिख लो। उसके बाद विटामिन ई जो होता है ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स में, मतलब कि मोस्टली जो विटामिन डी होता है ना वो एनिमल फूड्स, फैट से आता है, फैट से। और दूसरा आपको पता है ये सन रेज से आता है, मतलब हम सूरज की रोशनी में विटामिन डी को लेते हैं। विटामिन ई की बात करें तो ये ग्रीनी वेजिटेबल्स जो होते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें होता है, वीट में होता है, ओट्स, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो विटामिन ई का वीट, मेज़, ओट्स, बीन्स, पल्सेस, सीरियल्स, ठीक है। विटामिन के जो होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे कैबेज बनाई हुई है, कैबेज करके ना, कैबेज, कॉलीफ्लावर और इस तरह से। और बाकी मिल्क एग्स तो सब में ही तकरीबन कॉमन है, बस मिल्क एग्स जो है ना वो विटामिन ई में नहीं है। विटामिन ई मोस्टली ना दालें शालों में, ये जो प्लांट सोर्सेज होते हैं इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी मीट्स एग्स तो सब में ही कॉमन है ना, ये आप लिख सकते हो सबके अंदर। अच्छा, उसके बाद हम की डेफिशिएंसी बात करते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो हमारी ग्रोथ को मेंटेन कर रहा था, तो ग्रोथ नहीं होगी, तो बच्चों की रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो जाएगी, बच्चों की जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर रहा था, इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगी, उनकी बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये तो आपको पता है। और ये डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ करवाता है, ठीक है, अगर ना हो ये। और इसमें ये होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आपने आई में पढ़ा होगा कि ये कंजक्टिवा में ज़ीरोसिस करवाता है, बाइट और स्पॉट्स बना देता है हमारी आंखों के अंदर, ठीक है। कंजक्टिवा की वो ड्राइनेस हो जाती है ये। तो ये क्लिनिकल साइन होता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट MCQ। ये आपने लिख लेना ऊपर, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी की बात करें तो ये ऑब्वियसली हमारी बोन्स के लिए हेल्पफुल था, तो अब क्या होगा, रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा, बोइंग ऑफ लेग्स हो जाएगी, काइफोसिस, कोलियोसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये एक्चुअली हमारी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होता है, तो अगर प्रेगनेंसी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो अबॉर्शंस होती हैं, ठीक है, स्टेरिलिटी हो जाती है मोस्टली। ये है कि स्टेरिलिटी ज़्यादा एनिमल्स में देखी गई है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। विटामिन ए के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, कोगुलेशन ही होगी और ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा देख लेंगे MCQs के लिए अगर आती हैं तो। मोस्टली ना सारे आपको पता होते हैं, बस ये इन्फेक्शंस का मोस्टली नहीं पता होता कि इन्फेक्शंस को कौन प्रिवेंट करता है, तो विटामिन ए प्रिवेंट करता है। फिर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो विटामिन B1 है ना, इसको हम थायामीन कहते हैं। इसका ये होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करता है, कोएंजाइम होता है उसमें विटामिन B1, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये किस में प्रेजेंट होता है, ये लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है, नट्स में, और ओट मील में, फ्लोर में, इस तरह से नट्स में प्रेजेंट होता है, ये मेन याद रख लें। उसके बाद डेफिशिएंसी अगर विटामिन B1 की हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आपको पता होगा, थायामीन की डेफिशिएंसी से ना बेरी हो जाता है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और क्या होता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, एग्जॉशन, फटीग होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि डिस्टर्ब्ड पायरुविक एसिड जो है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट कर रहा होता है ना, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी विटामिन B1 के ना होने की वजह से, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो विटामिन B1 जो है इट इज़ एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करता है। इसके लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि बेरी करवाता है। और दूसरा ये कि ये वर्निक कॉर्सिकोफ सिंड्रोम जो होता है ना, अल्कोहल के साथ रिलेटेड होता है, ये वो करवाता है। विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है, ये भी इंजाइम, ये भी कोएंजाइम होता है जैसे विटामिन B था। और ये भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है, एग्स, मिल्क में प्रेजेंट होता है, सेम है। और विटामिन B2 का जो आपने याद रखना है वो ये कि ये ना लिप क्रैप्स करवाता है, मतलब जो कॉर्नर ऑफ माउथ पे ना लिप की क्रैकिंग शुरू हो जाती है, और रेडनेस ऑफ आइज करवाता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस मोस्टली ये करवाता है। उसके बाद विटामिन B3 आता है, ये जो है पेलेग्रा को प्रिवेंट करता है, ये आपने इसके लिए याद रखना है। विटामिन B3 का ना, विटामिन B3 का आपने याद रखना है कि ये ना पेलेग्रा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये पेलेग्रा करवाता है। पेलेग्रा में 3 Ds होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस। और ये भी उसी तरह पीनट्स वगैरह में होता है। और ये है कि विटामिन B3 में ज़्यादा जो है मेज़ का मोर इंटेक जो है ना वो उसकी वजह से होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद विटामिन B6 है। विटामिन B6 जो है ये आपको पता होगा कि ये अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाता है, ये भी लिवर में और वीट में प्रेजेंट होता है, और इस तरह से। अच्छा, विटामिन B6 आपकी ना नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, विटामिन B6, ठीक है।
नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नर्वसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। और ये आपको पता होगा आइसोनियाज़िड के इंटेक की वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन B12। इसका तो विटामिन B12 का तो आपको पता होगा, फॉलेट और विटामिन B12 का, कि ये हमारी डीएनए की सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है। और ये हेमोप्टोसिस जिसको हम कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, और थायराइड एक्टिविटी के लिए होता है, और स्कॉर्बिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए। सोर्सेज इसके लिए आपने देख लेने हैं। और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और इसमें ग्लोसाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने अगर पैथो पढ़ी है ना तो उसमें आपको पता होगा। विटामिन सी जो है, इसका तो आपको पता है कि ये हमारी जो हीलिंग ऑफ वुंड्स में टेक पार्ट करता है, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करता है, ये हमारी WBCs और RBCs को मैच्योर करवाता है। और अगर हम इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। स्कर्वी हो जाती है। जिस स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, गम्स से ब्लीड होना शुरू हो जाता है, हेमरेज होता है, डेंटल केरीज होते हैं, एनीमिया हो जाता है, वूंड हीलिंग डिले हो जाती है। तो ये कुछ रीडिंग मैंने आपको करवा दी है, बस आपने रीड और इस तरह करना था MCQs के लिए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।